आज हमारे साथ है अनुपम कुमार सिंह, पॉप इंडिया वाले, और उनसे आज हम चर्चा करेंगे कुछ आज के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में। और ये भी चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत तो है, अपेक्षित हार भी नहीं है। अब जीत है या हार है पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हार है निश्चित रूप से। तो ये जो अपेक्षाकृत जो उनकी आशाओं से कम परिणाम आए हैं उनको कैसे ले रहे हैं, ये भी चर्चा करेंगे। और कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार की, बंगाल की चर्चा करेंगे, और आगे क्या स्थिति बनने वाली है उसकी चर्चा करेंगे। तो अनुपम जी, जी ये उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को गालियां क्यों पड़ रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले ही क्यों दे रहे हैं? हाँ, देखिए, ये जब से परिणाम आया तब से मैं भी देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी लगातार देख रहा था कि एक ये भाजपा का एक वर्ग जो है उसका कांग्रेसीकरण हो गया है। कांग्रेसीकरण का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस वाले जैसे कभी ईवीएम को कोसेंगे, कभी पूरी की पूरी पब्लिक को ही भला बुरा बोलेंगे, कभी कुछ कहेंगे। तो भाजपा में भी एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है, एक तरह से मैं ये कहूंगा कि वो आभासी दुनिया में रहने वाला वर्ग है पूरा का पूरा, जिसे जमीन से कोई मतलब नहीं होता है। अब बताइए, आपने भी आंकड़े देखे होंगे, जो अयोध्या मंदिर यहाँ पे बन रहा है, अयोध्या राम मंदिर जहाँ पे बन रही है, वहां पे वो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है और वहां पे भाजपा को जो है बढ़त है। तो आप बढ़त है, ये कैसे बिल्कुल कह है। सकते हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे 5,000 थे वोट कि की बढ़त है। जी हाँ, 5,000 वोट की बढ़त है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अयोध्या जाओ, राम मंदिर में दर्शन करो, लेकिन वहां की हवा में सांस मत लो, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो लाद के अपनी पीठ पर लेकर जाओ और फिर उसी में सांस लो और फिर वहां से वापस आ जाओ, कि कहीं इससे ऐसा ना हो कि अयोध्या वासियों का कोई फायदा हो जाए। ऐसा नहीं चलता है, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि और जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां पे तो अब एक अयोध्या की वो कौन सा लोकसभा क्षेत्र है, फैजाबाद है। नाम से ही जैसा कि लगता है कि वहां मुस्लिमों का प्रभाव तो रहा ही रहा होगा एकदम से। और आप देखिए कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो अवधेश जीते हैं वहां पर, वो वहीं के विधायक रहे हैं, और एक बार नहीं 9 बार वो आदमी विधायक रहा है। तो उसका कुछ न कुछ लोकल प्रभाव तो रहा ही होगा। और एक जो पासी जाति के बारे में वहां कहा जा रहा है, ये भी मुझे काफी मतलब ठीक लग रहा है कि जो पासी जाति की जनसंख्या वहां पर बहुत ज्यादा है, और उन लोगों ने अपने नेता का साथ दिया कि हाँ, कोई आदमी है जो 77 से ही विधायक बन रहा है, और विधायक बन रहा है, और सांसद बनने के लिए उसने 47 साल का इंतजार किया है। तो उस इंतजार का फल जो है वो लोगों ने दे दिया। तो इसके चलते हमें ये गाली नहीं देनी चाहिए कि हाँ भाई हम अयोध्या वासियों को गाली दे, क्योंकि कुछ 5 लाख वोटरों को सीधा का सीधा नकार दे रहा है जिन्होंने आपको वोट दिया है, क्योंकि 50,000 वोटों के अंतर से तो जीत हार ही हुई है। तो आप अपने ही वोटरों को जो नकार दे रहे हैं, ये एकदम गलत मानसिकता है। इसकी तुलना मैं उससे करूंगा कि कांग्रेस वाले जो ईवीएम को गाली देते हैं, जब जब कुछ दिक्कत आती है, कहीं ये लोग चुनाव हारते हैं, तो बोलते हैं कि ईवीएम खराब था, ईवीएम से में पेचकस से किसी ने कुछ भर दिया। ईवीएम कभी वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, कभी ईवीएम ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, कभी ईवीएम जो है इसरो का वो या नासा के किसी स्टारलिंक से कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं। तो ये इस चीज को जो भाजपा वाले अभी कर रहे हैं, इसको मैं इसी तरह से देखूंगा। और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी, आप समझ लीजिए कि संकोच नहीं है। हो सकता है कि उन लोगों की दृष्टि हम लोगों की तरफ थोड़ी वक्र हो जाए कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर अगली बार 400 या 500 सीटों का ये लोग जो लक्ष्य रखने वाले हैं, वो कैसे हो पाएगा? ये तो नहीं हो पाएगा ना। हम लोगों ने यही तो नहीं बोला, और उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा, हम लोगों ने वो हर चीज का समर्थन किया, सबने समर्थन किया। तो इसका ही तो नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग बहुमत से पीछे रह गए। और जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, वहां भी आप देखेंगे तो भाजपा का वोट शेयर पिछली बार से कोई कम नहीं हो गया है कि बहुत कोई 5% 10% घट गया हो, कि हम यूपी वालों को गाली दे कि तुम लोग किस पाले में चले गए, पिछली बार तो तुमने भाजपा को वोट दिया था। दिक्कत पार्टी के साथ है, जनता के साथ नहीं, क्योंकि पार्टी बसपा का जो वोटर टूटा, उसे अपने पाले में करने में एकदम से नाकाम रही। जो 33 सीटें आई है भाजपा की, उसमें अगर आप आंकड़ा देखें तो उसमें से आपको ऐसी मतलब 14 ऐसी सीटें हैं जहां बसपा को जो वोट पड़े हैं, वो भाजपा का जो जीत का मार्जिन है उसके बराबर या उससे ज्यादा है। तो अगर बसपा और सपा अगर एक होती, आप सोच लीजिए, अगर बसपा ने इंडी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा होता, तो ये 14 सीटें भी हटा दीजिए, तो भाजपा 80 में से मात्र 19 सीटों पर वहां पे सिमट जाती। आप सोचिए, कहाँ 71, कहाँ 62, और कहाँ ये
19 सीट। तो ये पूरा का पूरा ये भाजपा को अब कुछ करना पड़ेगा। जो जाटव वोटर है वो कहाँ गए हैं, जो मायावती के वोटर है वो सपा के पास क्यों गए हैं, आप उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए भाजपा को वो पूरा का पूरा प्रयास करना होगा। इसके लिए या तो आप किसी उस समाज से किसी नेता को लाकर और जमीन पर लगाइए उस तरह से। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता नहीं की जो अपनी ही ज्यादा जो जिनको केवल अपने परिवार का ही वोट मिलता है, जिनकी पार्टी में केवल वो और 2 बेटे 3 आदमी है, इस तरह के नेता नहीं। इस तरह के नेता जो जमीन पर जाकर वहां एक तरह से मेहनत करें और उनको आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। और जहां तक बात यह है मायावती, कुछ लोग कह रहे थे कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है, बसपा भाजपा की बी टीम है। मुझे ऐसा इसीलिए नहीं लगा क्योंकि अगर बसपा भाजपा की बी टीम होती तो आकाश आनंद के पर कभी नहीं कतरे जाते। मायावती कभी मतलब आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी उन्होंने दी थी वो वापस नहीं लेती, क्योंकि भाजपा तो चाहती है कि आकाश आनंद और ज्यादा विवादों में आए, और ज्यादा बड़ा नेता बने, और ज्यादा मुद्दों को उठाए, उसकी रैलियों में भीड़ और ज्यादा है, क्योंकि बसपा फिर सपा के मुस्लिम वोट वगैरह काटती। लेकिन आप देखिए मुस्लिम एकजुट हो गए वहां। उन्होंने मायावती का मुस्लिमों से मोह भंग हो गया है। उन्होंने जो पूरा का पूरा बयान लिखा है, एक सार उसका अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कह दिया है कि मुस्लिमों तुम गद्दार हो, तुमने हमें वोट नहीं दिया, हमने तुम्हें टिकट दिया लेकिन तुमने हमें वोट नहीं दिया, तुम लोग सारे के सारे गद्दार हो। मायावती ने एक तरह से ऐसा कर दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं या भाजपा नहीं कह रही है। तो आप समझ लीजिए ये पूरा का पूरा जो खेल रचा गया है, ये ध्रुवीकरण हुआ मुस्लिमों का, और इधर भाजपा अपने वोटर जो बसपा के टूटे वो अपने पक्ष में नहीं जोड़ पाई। और बाकी जो मुद्दे हैं उस पर तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा कि सांसदों से नाराजगी थी या फिर यादव वोटरों ने सपा के अलावा और किसी को नहीं दे पाया, या ये सारी चीजें तो है ही है। लेकिन 2 कारण मुझे यही मुश्किल लगते हैं मुस्लिमों। इन पर सब पर तो बात हो चुकी है। थोड़ा बंगाल के बारे में बताएं। बिहार में भी आपका पटना रीजन जो है वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जी, बंगाल की अगर मैं बात करूं तो मैं खुद इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई शक नहीं है कि बंगाल को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे जो भी भाजपा समर्थक थे या जो भी पत्रकार थे, या मुझे भी लगता था कि बंगाल में सीटें बढ़ने वाली है। पिछली बार जब मैं आया था आपके शो में तो मैंने कहा था कि उड़ीसा में त्रिपुरा जैसा चमत्कार भी हो सकता है, उस केस में भाजपा सरकार बना सकती है। तो इस संभावना पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन बंगाल वाला जो हुआ है वो एकदम शॉकिंग है। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई या तो बड़ा खेल है, नहीं तो जो बंगाल में मुस्लिम 1/3 हो गए हैं, 1/3 एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। जहां पे ये लोग 10% या 15% है, वहां पे स्विंग वोटर बनकर और ये बदल सकते हैं सिनेरियो को, किसी भी पक्ष में जाकर उसे जिता सकते हैं। तो जहां पे ये 33% है, वहां सोचिए क्या हुआ होगा। और दूसरी बात है, डायमंड हार्बर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र जो है, वहां की अभिषेक बनर्जी वहां से लड़ते हैं, 3री बार सांसद बने हैं। वहां का मैं देख रहा था कि एक जगह ईवीएम पे वो चुनाव हो रहा था और भाजपा के जहाँ पे वो निशान होता है उस पे कुछ पट्टी वट्टी टाइप का साट दिया गया था। अब ये मामला जो है सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने डाला, सामने आया। इस पर चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया इस बारे में मुझे बहुत अधिक नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी धांधलियां हुई हैं और जमकर हुई। खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके रहे होंगे उसमें कितने वोट पड़ रहे हैं, कौन देने आ रहा है, कौन वहां चेक करने जा रहा है। जब हैदराबाद में बुर्काधारी जो महिलाएं हैं उनको चेक नहीं किया जाता है, तो बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब टाइप के जो इलाके हैं, आपको लगता होगा कि वहां पे बहुत थॉरोली चेकिंग होती होगी। एकदम वहां मनमानी पूरी की पूरी चली है उनकी। और यूसुफ पठान वाला भी आप मैटर देखिए, अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर जिनका एकदम से गढ़ था, और वहां पे कोई गुजरात से आता है और सिर्फ मुसलमान है, और वहां पे 60% मुसलमान है, तो इसीलिए वो एकजुट होकर उन्हें जिता देते हैं। और अपना ही नेता जो उनके साथ खड़ा है लगातार पिछले 30-40 सालों से, उनको हरा देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि हमारे साथ तो यही है। और उस नेता को मुस्लिमों की, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की हद देखिए कि उस नेता को, जो कि नेता प्रतिपक्ष था पिछली लोकसभा में, उसकी अपनी ही पार्टी अनाथ की तरह छोड़ देती है। और वहां पे ममता बनर्जी है, वो तो लगातार निशाना साधती ही है। तो ये बंगाल में मुझे लगता है ये 33% मुस्लिमों ने पूरा खेल दिखाया है। उन्होंने अपने इलाके में वोटिंग सही से सुचारू रूप से नहीं होने दी है। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि बंगाल में इस तरह से इतना बड़ा बीजेपी को शॉक मिल सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मशीनरी इलेक्शन कमीशन की और भाजपा की भी दोनों ही इसमें चूकी है एक तरह से। आप देखिए भाजपा ने कितना बड़ा दिल दिखाया, और बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र जो संदेशखाली जिसके अंतर्गत आता है, जो पूरे देश में मुद्दा बना, संदेशखाली में महिलाओं का यौन शोषण, वहां से एक मुसलमान खड़ा होता है और वो जीत जाता है। तो इसका मतलब है कि, और सड़क पे कौन थी, महिलाएं थी, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण बहुत ही अच्छा
और बहुत ही तगड़े तरीके से वहां पर हुआ है। मुस्लिमों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। यूपी में और सपा कांग्रेस के साथ चले गए, केरल में वो चले गए होंगे लेफ्ट के साथ, या फिर आईयूएमएल वहां पे है ही, और ये उन्होंने जिनको कहा होगा उनके साथ, और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल में वो लोग चले गए टीएमसी के साथ। जहां जहां उन्होंने देखा है भाजपा को कौन हरा सकता है, वहां वहां उनके साथ गए हैं। पिछली बार से कुछ गलती हो गई थी, इस बार उन्होंने नहीं दोहराया है। तो बंगाल का रिजल्ट हम सब के लिए, जो जो भी अनुमान लगाने वाले लोग थे, उन सबके लिए शॉकिंग तो है एकदम से। और जी, और आपने पटना रीजन में क्या हुआ? जी, बिहार में पटना रीजन में वहां पे मुझे लगता है, मतलब बिहार में एक तरह से आप देखिए तो 30 सीटें भाजपा गठबंधन जो है उनको दे दी गई, और बिहार ने एक तरह से लाज बचाया। रविशंकर प्रसाद भी आप देखिए तो हारते हारते ही लास्ट में जीत गए। लेकिन रामकृपाल यादव का अगर मैं ये कहूं कि वो मतलब जन नेता माने जाते रहे हैं वहां पर, आज से नहीं, जब वो लालू यादव के दाहिना हाथ हुआ करते थे, राजद में हुआ करते थे, तभी से। और लालू यादव को पटखनी देने का उनका कारण, मीसा भारती को जो पिछली बार 2 बार से उन्होंने पटखनी दी थी, उसका कारण यही था कि उनके लोग जो थे वहां पर वो बहुत ज्यादा थे। हर गांव में, हर जगह उनके लोग थे, और वो उनके अपने बनाए हुए लोग थे, जो लालू यादव के साथ, राजद के साथ न जाकर उनके साथ चले गए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं जो छपरा, और इसके लिए हमको 2 चीजें देखनी होगी। हमें ये सारण के छपरा वाला जो है और पाटलिपुत्रा है, ये दोनों के रिजल्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। छपरा में क्या हुआ, राजीव प्रताप रूडी जो है वो बिहार में 2 ही ऐसे सांसद मुझे दिखे जो थोड़ा अच्छे से उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में। छोटे मोटे काम जिन्हें मैं कहूँ, जो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल तक नहीं आ पाता है, छोटे मोटे काम। एक तो हार गए आरके सिंह जो है, वो बहुत ही अच्छे सांसद थे। आरा में उन्होंने मतलब लोगों से संपर्क भी थे उनके, और उन्होंने लोगों के कहने पर हर विकास कार्य करके दिया, लेकिन वो आदमी हार गया, उसे हरा दिया गया। तो छपरा और पाटलिपुत्रा का आप देखिए, रिजल्ट देखेंगे तो आरके सिंह यहाँ के लिए कह रहे थे कि साहब कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, इसलिए कार्यकर्ता बहुत नाराज है। नहीं, ये है, ये था उनका, उनके साथ ये समस्या थी। ये बिहार में हर एक सांसद के साथ समस्या है, आप समझ लीजिए। तो इसीलिए एरोगेंसी को तो मैं थोड़ा हटा के चल रहा था, और ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं पुराने। लेकिन अपने क्षेत्र में वहां पे आप आरा में किसी से भी अगर पूछेंगे, भोजपुर आरा रीजन के आसपास में, तो वो बोलेंगे कि आरके सिंह ने काम किया है पिछले 10 सालों में, बतौर मंत्री भी और बतौर सांसद भी, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन वही है, पवन सिंह ने 2-3 सीटें खाई हैं इनकी एक तरह से। आप देखिए औरंगाबाद, चित्तौड़गढ़ माना जाता था बिहार का, वो बिहार का चित्तौड़ कहा जाता था। आज तक वहां से क्षत्रिय के अलावा किसी और समाज का सांसद नहीं जीता, और वहां से कुशवाहा जो है वो जीत गया। इसका मतलब है कि जो उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों को ढोल बजाने के लिए भाजपा ने रखा हुआ है। एक बैठ के ढोलक को इधर से बजाइए और एक बैठकर जरा से इधर से बजाइए, यानी दोनों ही कोयली समाज से आते हैं और अपने ही समाज के नेता नहीं बन पाए। यानी बिहार के साथ एक चीज है, या तो आप अपने क्षेत्र के नेता बन के दिखाइए, तब आपको आपकी पूछ होगी, नहीं तो आप अपने समाज के, अपनी जाति के, एक तरह से कह लूं, वो नेता बन के दिखाइए। ये दोनों ना तो अपनी इससे जाति तो के जीतन नेता राम है। मांझी अच्छा है, वो गया से जीत तो जाता है। जीतन राम मांझी ठीक है गया में, और गया में आप देखें जिससे पहले हरि मांझी, उससे पहले भी मांझी जीतते आ रहे हैं, तो उनके लिए वो सेफ सीट भी थी एक तरह से जीतन राम मांझी के लिए। और जीतन राम मांझी के साथ एक और चीज था, उनकी एज भी 80 हो चुकी है, और उन्होंने देखा कि इस उम्र में पार्टी को भाजपा के साथ रखने में ज्यादा फायदा है। वो 1 सीटें थे जीतन राम मांझी को, तो वो आधी सीटें भी देते तो वो ले लेते, इसमें कोई वो समस्या वाली बात नहीं। और मुझे लगता था कि भाजपा अगर 400 पार करेगी तो जीतन राम मांझी को कहीं राज्यपाल वगैरह भी बनाया जा सकता था, या बिहार में राधा मोहन सिंह वगैरह समेत कई ऐसे सांसद थे, खुद गिरिराज सिंह भी थे, जिन्हें कहीं कहीं से, क्योंकि गिरिराज सिंह की भी वो सक्रिय राजनीति में रहने की इच्छा अब नहीं रह गई है। वो पहले ही बार बार बोल चुके हैं राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, हम जैसों का क्या काम है, वो खुद थक चुके हैं एक तरह से आप देखिए तो ये ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाकर या कहीं कहीं सेट किया जाता है। जैसे भाजपा किसी सांसद को विधायक में लड़ा देना, विधायक को सांसद में लड़ा देना, मंत्री बना देना, ऊपर नीचे कुछ भी कर देना, ये होता रहता था। अब जो है भाजपा फूंक फूंक के कदम रखेगी, किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाने से पहले भी बार बार सोचा जाएगा, क्योंकि एक एक सांसद अब महत्वपूर्ण हो गया है। मीसा भारती के लिए आपने जो सवाल पूछा, मूल उस सवाल पे आते हैं। तो मीसा भारती के लिए मुझे लगता है कि एक लोगों में थोड़ी सी सहानुभूति भी आ गई वहां पर, कि हाँ भाई 3 बार से दो बार से हार रही है, तो इसको इस बार चलो जिता देते हैं, कि वैसे भी कौन सा रामकृपाल यादव
बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेता हो गया है या फिर इस तरह का कुछ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ये हुआ है। और छपरा में इसका उल्टा हुआ, वहां पे लास्ट दिन चुनाव के जो हिंसा हो गई और राजीव प्रताप रूडी ने खुलकर बाहर आकर अपने समाज का समर्थन कर दिया कि नहीं, उन्होंने एक तरह से अगर कोई और नेता होता वहां पर तो वो तुष्टीकरण के चक्कर में या फिर डर के मारे या फिर आप समझ लीजिए वो करेक्टनेस जो बोलते हैं उस करेक्टनेस के चक्कर में वो बोल देता कि हाँ मारे गए हैं लोग, मुझे बड़ा दुख हुआ है, जिन्होंने मारा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने आकर कहा कि अगर 500 लोग आपके घर पे चढ़ जाएंगे और आप आत्मरक्षा में गोली चलाएंगे और तो लोग मरेंगे ही बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा उनके पीछे जो भी नाराजगी थी उनके लोगों की, जो राजपूत समाज है उनकी या जो भी लोग थे भाजपा से, वो सब उनके पीछे गोलबंद होके एक खड़े हो गए कि हाँ ये नेता है कि जिसने हम एकदम एंड टाइम पे हमारा साथ दिया। और वहां यादव वर्सेज ऑल की गोलबंदी जो एक तरह से आप समझ लीजिए हो गई। तो वहां ये चक्कर हो गया। लेकिन पाटलिपुत्र में पटना सीट भी हार सकते थे ये लोग, पटना साहिब भी हार सकते थे रविशंकर प्रसाद, लेकिन वो किसी तरह वहां जीत गए। वहां भी कास्ट आबादी ज्यादा है और वहां भी अगर कैंडिडेट और थोड़ा पटना में तो अच्छी मार्जिन वहां भी वो हो सकता है। पटना में तो 1,53,846 की मार्जिन है। हाँ हाँ, रविशंकर प्रसाद मतलब वो शुरू में थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, बाद में उन्होंने उस मार्जिन को पूरा का पूरा कवर किया। शुरू में तो प्रधानमंत्री भी पीछे चल रहे थे। हाँ हाँ, शुरू में वो तो प्रधानमंत्री भी शुरू में पीछे चल रहे थे और वो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर हो रहे थे। लेकिन आप ये भी देखिए कि शत्रुघ्न सिन्हा की इससे पहले जीतते रहे हैं पटना में, जो वहां से वो कैबिनेट उम्मीदवार पटना से हमेशा से जीतते रहे हैं। लेकिन ठीक है, रविशंकर प्रसाद की मतलब उतना उन्होंने वो हाई, जब से वो उनका मंत्री पद गया तब से वो उतने हाइप में नहीं थे। उससे पहले जब वो मंत्री बने हुए थे तो लगातार उनके बयान आते थे, उसके बाद भी बतौर प्रवक्ता उनके बयान आते थे। लेकिन रविशंकर प्रसाद उतने ज्यादा हाइप में नहीं थे इस तरह से। लेकिन ठीक है, वो जीत गया। पटना रीजन में खेल हुआ है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि मीसा भारती राज्यसभा सांसद है, एक सीट भी खाली हो रही है। लेकिन अब उस सीट पे मुझे नहीं लगता है कि राजद अपने सांसद को जीता पाएगी, क्योंकि अब एनडीए जो है वो जदयू और भाजपा के पक्ष में है। तो जदयू और भाजपा का कोई सांसद हो सकता है, मीसा भारती इस्तीफा देंगी तो उस राज्यसभा सीट पर चुन के और चला जाए। तो राजद के सांसदों में इसे मीसा भारती के जीतने हारने से जो संख्या थी लोकसभा राज्यसभा मिला के, वो मतलब उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आएगा नहीं एक तरह से। लेकिन आप पूरे बिहार के सिनेरियो को देखें तो वहां यूपी वाला केस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बिहार में मैं तो ये देख रहा हूँ, मोदी का चेहरा देखा। एक मिनट, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप जी जी सीमांचल की 3 सीटें छोड़ दीजिए, जी सीमांचल की 3 सीटें छोड़ दीजिए और इधर ये जो आपके पटना रीजन में लास्ट राउंड में जो खेला हुआ जिसमें 6 सीटें हार गए, तो बीच का तो पूरा स्वीप है, कंप्लीट स्वीप है। वहां तो कहीं कांग्रेस और इनका किसी का नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा। पूरा मिथिला जो रीजन ले लीजिए, नेपाल से लगे हुए जो भी क्षेत्र है वो ले पूरा लीजिए, या मिथिला, फिर सारण, चंपारण, हाँ सब। कोसी बेल्ट में सिर्फ एक पप्पू यादव, तो वो जितना तो इंडी की कही जाएगी ना राजद कांग्रेस ये लोग की नहीं कही जाएगी, वो थोड़ा पूर्णिया अलग केस था। लेकिन बाकी क्लीन, बाकी स्वीप है एकदम भाजपा का। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार में लोगों ने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया है। उनके वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझा जाए कि बिहार में बहुत ज्यादा काम हो गया है या फिर केंद्र सरकार ने वहां बहुत ज्यादा काम कर दिया है या लोग बहुत ज्यादा खुश है। नहीं, खुश कोई नहीं है। मैं भी बात कर रहा था तो कुछ लोग वहां पे नोटा वोटा भी बहुत जगह दबा के आए हैं, कुछ अच्छे अच्छे लोग जो अब तक भाजपा के वोटर हुआ करते थे, लेकिन वो इंडी के साथ या कांग्रेस के साथ नहीं गए हैं। तो वहां पर लोगों ने काफी स्मार्टली ये किया है। पप्पू यादव ने समर्थन दे दिया क्या एनडीए को? पप्पू यादव का मुझे अभी तक नहीं लगता है कि एनडीए को समर्थन उन्होंने दिया होगा, और वो देंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव का समर्थन लेना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो उन्होंने पूरा का पूरा इमेज मेक ओवर किया हुआ है। वो व्यक्ति अजीत सरकार विधायक की हत्या में दोषी व्यक्ति है, जेल काट कर आया हुआ व्यक्ति है, और अगर उसका समर्थन लेंगे तो फिर अमृतपाल का भी ले लें फिर, क्योंकि पप्पू यादव का समर्थन इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए एक तरह से समझ लीजिए। तो पप्पू यादव गैंग वॉर में, कोसी बेल्ट में जितने भी गैंग वॉर हुए हैं पुराने जमाने में, उस सब में पप्पू यादव का एक तरह से आप समझ लीजिए कि हाथ था। वो तो राजद ऐसे गुंडों को पालती रही है उस समय, और इन्होंने अर्नब गोस्वामी तक का अपहरण कर लिया था, आप वो तो छोड़ दीजिए। तो पप्पू यादव को राजद से हटाया ही इसीलिए गया था क्योंकि अर्नब गोस्वामी का अपहरण लालू यादव को लगता था। हाँ, वो अर्नब गोस्वामी एक बार कवर करने गए थे इनके एरिया में, कुछ पकड़ के रख लिया था वहां पे,
और अब ऐसे हो गए हैं कि अब अर्नब को भी सर बोल के बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो सर, हाँ पूछा जाए सर क्या है सर, इस तरह से। तो ये पप्पू यादव का अभी जो आप चेहरा देख रहे हैं या फिर उनका जो रूप देख रहे हैं, जो 2014 के बाद से उन्होंने पटना में बाढ़ में घूम घूम के पैसे बांटना शुरू किया, बाइक चला के पानी में जाना शुरू किया, हाँ ठीक है, उन्होंने ये सामाजिक कार्य इधर कुछ किए हैं, भले दिखाने के लिए किए, पैसा भी उन्होंने पूरा बांटा है, सब कुछ किया, लेकिन ये असली पप्पू यादव नहीं है। असली पप्पू यादव वो है कोसी बेल्ट में, जिसके 2-4 खुद पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच गैंग वॉर हुआ करता था। इन दोनों के बीच गैंग वॉर में कितने लोग न जाने मारे गए, दोनों कई बार जिंदा बचे, एक तरह से समझ लीजिए इसमें। और आज देखिए एक दूसरे के कार्यक्रमों में आनंद मोहन और पप्पू यादव जाते हैं। अब ऊपर से इन दोनों के गैंग वॉर में दोनों के जो समर्थक पुराने जमाने में 90 और 2000 के दशक में मरे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे ये सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेता जो ऊपर है वो हमेशा कभी भी एक हो जाएगा। अगर एनडीए के साथ चले भी जाते हैं पप्पू यादव तो बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि तो फिर अमृतपाल को भी असम से निकालने, पप्पू यादव की विचारधारा ही अलग रही है, उन्हें जिताया भी। और पप्पू यादव मुझे नहीं लगता है जाएगा एनडीए के साथ। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव को वहां पे मुसलमानों ने भी खुला समर्थन दिया है, वो मस्जिद मस्जिद घूमे हैं वहां पर, और ग्लिसरीन कम पड़ गया पप्पू यादव के लिए इस चुनाव में। समझ लीजिए वो आदमी इतना रोया है, इतना रोया है, इतना तो मतलब समझ लीजिए कि कोई नहीं रोया होगा, हर जगह जाके रोया है, दंडवत हुआ है, सब कुछ हुआ है। और पहले भी वहां से जीत चुके हैं निर्दलीय सांसद, तो वो जीत गया। लेकिन एनडीए को समर्थन वाली बात कोई अभी तक तो नहीं चल रही है, और नहीं देंगे वो, अगर उन्हें पूर्ण आगे की राजनीति की। आप चूंकि दिल्ली में बैठे हैं तो अब आप बताइए कि ये आपस में जो इसमें जो सौदेबाजी चल रही है उसमें क्या चल रहा है? क्या जो टीडीपी के साथ में समझौता हो गया है, और क्या आपके नीतीश बाबू जो है वो आसानी से समर्थन दे रहे हैं, या उनकी कोई बड़ी शर्तें हैं? इस सरकार जो है आगे कैसे चलेगी? जी, जी, मुझे अब तक जो भी सूचना मिली है या जो भी अंदर से बातें छन-छन के आ रही हैं, हालाँकि 2014 से 2024 के बीच की जो भाजपा है उसमें जो भी सूचनाएँ अंदर से छन के आती थी वो गलत हो जाती थी और उसका उल्टा होता था एकदम से। जैसे आता था कि नहीं-नहीं ये राष्ट्रपति बना रहे हैं किसी और को, और बनाते थे किसी और को, कोई भी पत्रकार अंदाज़ा नहीं लगा पाता था। लेकिन अब जो है थोड़ा-सा माहौल बदल गया है। अब चीज़ें भाजपा से लीक ना हो तो वो टीडीपी वाले करेंगे, जदयू वाले करेंगे, और जदयू वाले तो बड़बोले हैं ही वैसे भी। तो वो अब उतनी ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाएगी। अब जो है ना, कोई छोटे भैया नेता भी निकलेगा बाहर से, टीवी कोई बैठक में गठबंधन साथी रहेंगे, वो बोल देगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे मोदी जी बोले, हमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो वो सारी बातें बाहर आ जाएँगी। अब तक जो मैं सुन रहा हूँ कि भाजपा जो है ये 4-5 आप कोर मंत्रालय जो ले लीजिए, विदेश हो गया, विदेश तो फिक्स है, आप वित्त हो गया, रक्षा हो गया, गृह हो गया, ये 4, और एक शिक्षा मंत्रालय है, वो भी भाजपा किसी को नहीं देना चाहती है। 5वां जो मंत्रालय, 6ठा जो एक और मंत्रालय है जिस पे पेच फंस रहा है, वो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। नितिन गडकरी जीत के आ गए हैं, महाराष्ट्र में सरकार थी तब भी वो यही मंत्री थे, पिछले 10 सालों से वो वही मंत्री हैं। भाजपा की ये सोच है कि जिस भी मंत्रालय ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छा किया है, या फिर जिस भी मंत्रालय ने हमें स्टैट्स दिए हैं जनता को बताने को कि हमने इतने करोड़ ये किया, इतने करोड़ वो किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है खास करके, वो किसी को, या नीतिगत मामलों से वो किसी को न दिया जाए। जदयू रेल मांग रही है, टीडीपी जो है वो तो लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग कर दिया है उन्होंने, और तर्क क्या दिया है वो सुनिए। तर्क उन्होंने दिया है कि 1996-98 में हमें वो मिला था लोकसभा अध्यक्ष का पद, वाजपेयी जी ने दिया था, तो आप भी हमें दीजिए। और ये इस स्थिति में भाजपा लोकसभा अध्यक्ष दे देगी, ये सुसाइड होगा। भाजपा को भी ये बात बिल्कुल भी पता है, क्योंकि जब भी ये अल्पमत विश्वास मत वाली बात आती है या फिर संसद में कोई भी पेच फंसता है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष का जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे लगता है इस बार ओम बिरला की जगह हो सकता है किसी ऐसे भी नेता को बना सकते हैं जो सर्व स्वीकार्य तरह से हो सभी पार्टियों के लिए हो। लेकिन मुझे टीडीपी बहुत ज्यादा जिद नहीं करेगी, क्योंकि टीडीपी का सिर्फ अभी तक इतना कहना है, मंत्रालय उन्होंने 7 मांगे हैं, ये प्रेशर टैक्टिक से ये होता है, 7 मांगे हैं कि 5 हमें दो, 2 पवन कल्याण को दो, 2 उनके जीते ही हैं, और दोनों को बोलना है कि मंत्री बना दो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा चलेगा। मेन क्या है वो मैं बताता हूँ। जो टीडीपी की बैठक हुई है जो हैदराबाद में, वहां से क्या निकल के आया है? वहां से निकल के आया कि जो परियोजनाएं हमारी बहुत सारी चल रही है उसमें फंडिंग बढ़ाई जाए, या फिर मेट्रो जो बनने वाला है
आंध्र प्रदेश में उस मेट्रो में प्रोजेक्ट में 50-50 की पार्टनरशिप हो केंद्र सरकार के साथ और राज्य सरकार के साथ। और अमरावती को विकसित करने के लिए आप जितने भी फंड हमें दे सकते हैं, जितना ज्यादा फंड दे सकते हैं वो दे दें हमें। वैसे बात आंध्र की आई है तो मैं बता दूं कि मेरे एक मित्र वहां पर हैं, वो वहां आप समझ लीजिए कि मेरे एक मित्र वहां पर हैं आंध्र प्रदेश में, और जगन रेड्डी के लिए उन्होंने काफी लंबा वहां पर काम किया था। उनका बताना था कि जगन रेड्डी के आसपास एक पूरा का पूरा अधिकारियों का घेरा बन चुका था, और उन अधिकारियों ने जगन रेड्डी को इस स्थिति से बिल्कुल भी अवगत नहीं कराया। और जगन रेड्डी ने भी, जनता का कितना मूर्ख कोई नेता होगा समझ लीजिए। और जगन रेड्डी एक तरह से उतना ज्यादा नया नेता भी नहीं है नया, ठीक है, फिर हो सकता है समय के साथ और परिपक्व हो, लेकिन उन्होंने अधिकारियों पर इतना भरोसा किया। वहां आईपैक और एक और कोई कंपनी है, पीआर कंपनी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको पूरा हायर करके उन्होंने, और ये पूरा का पूरा वो किया था। उसके बाद उन्होंने बुलाकर आईपैक वालों को रात भर ऐसा डांटा है, या मैं कहूँ कि वो रणबीर इलाहाबादी उस शब्द का यूज करता है तो मैं भी यूट्यूब पे कर ही सकता हूँ कि इतना पेला है उन्होंने, एक तरह से आप समझ लीजिए आईपैक वालों को रात भर बुलाकर कि मतलब पूछिए मत। तो ये तो टीडीपी का यही है कि अमरावती के लिए हमें फंडिंग दे दीजिए, पैसे हमें ज्यादा से ज्यादा दे दीजिए, वो सेट हो जाएगी टीडीपी। अब आते हैं जदयू पर, नीतीश कुमार पर। जदयू में नेता सारे बड़बोले हो गए हैं। केसी त्यागी खुद इतने वरिष्ठ नेता है, केसी त्यागी हालांकि सोच समझ के बोलते हैं। नीतीश कुमार के सलाहकारों में से एक है खास संजय झा बिहार में, जो उनसे एकदम चिपके रहते हैं। ललन सिंह भी है, और इधर केसी त्यागी है जो दिल्ली में उनके लिए मामलों को संभालते हैं। तो केसी त्यागी बोले तो समझिए नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं एक तरह से। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना में चेंज किया जाए। तो ये भी मुझे लगता है प्रेशर टैक्टिक्स है, ये भी ऐसा कुछ भाजपा बहुत ज्यादा करने जा नहीं रही है। और रियल मैं बताता हूँ, अग्निवीर योजना में पहले से ही मिलिट्री जो है उसमें कुछ चेंज कर रही है, उनको पता चल गया होगा, उन्होंने कहा चलो इसका फायदा उठा। हाँ, वो तो पिछले ही सरकार में बता दिया गया था अग्निवीर योजना में कि, और वो उन्होंने योजना बनाते समय भी बताई थी कि इसमें जैसे जैसे कुछ भी सुझाव आएंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि योजना जैसे जैसे बैच निकलते जाएंगे अग्निवीर के, उनके क्या अनुभव है क्या नहीं है। अभी तो 4 साल ही किसी का मुझे नहीं लगता है पूरा हुआ होगा। अभी पहली खेप वहां से काम करके निकलेगी, वो कहाँ जा रही है, क्या सेट हो रही है, मुझे लगता है ये इंतजार करके पहले देख लेना चाहिए वो लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उन्हें कहाँ पूछा जा रहा है कहाँ नहीं, क्या वो सफल हो रहे हैं नहीं। फिर वो लोग अपने 4 साल के अनुभव बताएंगे कैसा रहा क्या रहा, उसमें से जो लोग परमानेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद इसका आकलन और अच्छे तरीके से मतलब हो पाएगा। मीनवाइल भाजपा है कि उन्होंने पहले ही बोला था कि इसमें हम जोड़ते रहेंगे। तो जदयू का ये भी प्रेशर टैक्टिक्स है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को किसी जन्म में नहीं मिल सकता है, या आंध्र प्रदेश को, क्योंकि आप एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देकर, मेरा ही राज्य है, मैं भी चाहता हूँ पैकेज तो मिल सकते हैं, पैकेज मिल सकते हैं, पैकेज मिल सकता है। और मैं चाहता हूँ बिहार में फिलहाल कम से कम पैसा है भ्रष्टाचार। मैं खुद बिहारी हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की जो जमात वहां पे भाई सारे के सारे खा जाएंगे। मैं मोतिहारी का हूँ, शहर में एक मोती झील है, उस मोती झील का सौंदर्यीकरण, वहां पूरे मोतिहारी में एक शब्द बड़ा फेमस है, पूरे चंपारण में समझ लीजिए, सौंदर्यीकरण शब्द। और मोती झील का सौंदर्यीकरण करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए आते हैं ऊपर से, और कभी वहां पे त्रिशूल गाड़ देते हैं, कभी एक टॉर्च बार के बोल देते हैं कि ये लेजर लाइट है, कभी वहां पे एक नाव को छोड़ देते हैं कि चलो, और बोलते हैं कि देखो बोटिंग हो रही है, और इस तरह की चीजें वहां पर होती रहती है, और बोलते हैं कि ये सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो इस तरह की चीजों में ही फंड जो है वो अटक के रह जाएगी। वो शिव जी की जटा है एक तरह से समझ लीजिए, जहां से गंगा तभी निकल पाएगी जब शिव जी चाहेंगे कि निकलो इधर। तो वहां बिहार में पैसों का यही होना है एक तरह से। तो पैकेज तो मिलेगा मंत्रालय में, जहां तक बात है तो मंत्रालय में भाजपा कोई बड़ी बार्गेनिंग जदयू के साथ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट खबर आज शाम को ये है कि भाजपा ने जो छोटे दल हैं उनको ज्यादा भाव देना शुरू कर दिया है। जैसा कि हमें पता है 3 निर्दलीय और 7 छोटे छोटे दल जुड़े हैं। शिंदे हैं, चिराग पासवान है, और माझी भी है। माझी का भी मंत्रालय पक्का है, माझी का मंत्रालय पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, उन्हें जो दिया जाएगा वो ले लेंगे। अब चिराग पासवान को क्या मिलता है इस पर सबकी नजर है। चिराग को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
उन्हें हो सकता है 2 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 2 तो मुझे फिक्स लग रहा है, लेकिन उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाजपा खुद उन्हें देगी। और इनका जो पारिवारिक मंत्रालय अब तक रहा है, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह इस टाइप का, तो पारिवारिक मंत्रालय मिलता है या आगे का कुछ मिलता है, ये मतलब देखना पड़ेगा। लेकिन जदयू को उसके आगे भाजपा नहीं झुकने जा रही है, जदयू के आगे या टीडीपी के आगे बहुत ज्यादा और छोटे दलों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और मुझे तो यहाँ तक भी सुनने को मिल रहा है कि 1 साल के अंदर में भाजपा जो है धीरे-धीरे करके 272 कर ही लेगी। कुछ लोग कहीं-कहीं से टूट-फूट के आते रहेंगे और ये हो जाए काफ़ी सारे छोटे दल हैं। तो भाजपा इन छोटे दलों को अगर साथ लेती है तो टीडीपी और जेडीयू को खुद पता होगा, क्योंकि ये दोनों ही अगर उधर चले जाएँ तो सरकार तो बना नहीं सकते हैं इंडी की। तो जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है और जहाँ पे आपको कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उसमें अगर जो कुछ नहीं चुनेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा। और नीतीश कुमार को भी पता है कि बिहार में तेजस्वी यादव कितने ताकतवर हो चुके हैं और उनको बहुत सख्त जरूरत है कि उनके साथ लोजपा, भाजपा ये सब के सब खड़े रहे। कुछ चांस अगर है भी तो वो बन पाएगा, तभी बन पाएगा जब गठबंधन में ये लोग साथ रहें। और नहीं तो नीतीश पलटी मार भी जाए तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है नहीं, क्योंकि बिहार को भाजपा वैसे भी नजरअंदाज ही करके एक तरह से चलती है। तो अब तक तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा मंत्रालय के मामले में झुकने जा रही है किसी भी मामले में, और न लोकसभा अध्यक्ष का पद दे रही है। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब है तो सरकार की जो दृढ़ता है और जो क्षमता है उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। जी, जी, जी। हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो मतलब इसमें है क्या कि जैसे आप बैठक के दिन भी देखें, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सही नहीं रही है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन भाजपा के मुख्यालय आए थे उस दिन, उसके बाद एनडीए की जो बैठक हुई थी उस दिन दिख रहा था सब हँस रहे थे, साथ खड़े थे, ये थे। लेकिन नीतीश कुमार, अब वो बीमारी है कि क्या है भगवान जाने। नवीन पटनायक को जो डॉक्टर देख रहे हैं उनको ही बुलाकर इनका नीतीश कुमार का भी जांच करवाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था उड़ीसा में कि हम जीतेंगे तो ये एक समिति बनाएंगे, हाई लेवल कमिटी, और वो कमिटी ये जांच करेगी कि नवीन पटनायक का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है। तो नीतीश कुमार को लेकर भी आप याद कीजिए, कुछ खबरें आई थी कि कुछ गोली दी जा रही है, कुछ दिया जा रहा है उनको। तो यहाँ भी ऐसी कमिटी की जरूरत है कि कमिटी की उसमें मनोवैज्ञानिक तो होने ही होने चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक उसमें डालिए ताकि वो नीतीश कुमार की जांच करे अच्छे से कि उनको चेयर पर बैठा उठा कि उनके साथ क्या किया जा रहा है और कौन कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो वही बात है। समझ लीजिए सरकार एकदम व्यवस्थित तरीके से चलती रहेगी और जो कोर मंत्रालय है वो चलते रहेंगे। जो नीतिगत फैसले हैं उसमें केवल दिक्कत आएगी। हाँ, यूसीसी में हो सकता है दिक्कत आए, पीओ को लेकर ये लोग जो आगे बढ़ने वाले थे उसमें क्या करना है ये इन लोगों को सोचना पड़ेगा। या फिर आप वक्फ बोर्ड को जो एबॉलिश करने का पूरा ये था, जो बोलते हैं कल को वो मैंने वो कहा भी था कि वो शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे हमारा है, बोलेंगे मंगल ग्रह हमारा है, बुध हमारा है, कि वो हमारे वो खुदा के चक्कर काट रहा है। तो वो इससे निपटना बहुत जरूरी था, वो नहीं हो पाएगा आपका। फिर आप समझ लीजिए कि और भी जो वर्शिप एक्ट, काशी मथुरा तो नड्डा ने ही बोल दिया था। ये नड्डा, मेरा ये मानना है हमेशा से कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जो है वो फुटबॉल जैसा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा मतलब ठीक होना चाहिए। तो ये उन्होंने वो पहले तो आरएसएस के बारे में उन्होंने बोल दिया, उसके बाद ये नया अध्यक्ष काशी आरएसएस के मथुरा बारे के में बारे बोल में दिया, लोग तो काशी बोल मथुरा रहे हैं बोल कि दिया, भगवा नहीं हाँ है, भगवा हमारा निशान नहीं है, ये भी बोल दिया। हाँ, ये भी नहीं है, तो वर्शिप एक्ट आपका नहीं हो पाएगा। तो ये सारे के सारे जो हम लोग, एनआरसी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, आप समझ लीजिए। और एनआरसी क्या, जनगणना ठीक से नहीं होने देंगे मुझे लगता है। जब ये लोग साधारण सा सीए पर, जिसके तहत 50-100 हजार लोगों को मुश्किल से नागरिकता मिलेगी या मिल जाएगी, उसके लिए पूरे देश में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। आपको लगता है ये लोग जनगणना होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। जनगणना में अगर एक कॉलम पूछ दिया, कोई गड़बड़ी में लग गया, वो भले 2011 में भी वो कॉलम रहा होगा, उस एक कॉलम को लेकर पूरे देश में ये लोग दंगा वाली स्थिति बना देंगे। और ये विदेशी मीडिया तैयार बैठा हुआ है सेंसस के लिए, क्योंकि सेंसस के आधार पे ही परिसीमन होना है। फिर क्यों, तो सेंसस में ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे और परिसीमन में ये लोग उत्तर दक्षिण करेंगे। तो ये बवाल की इनकी पूरी तैयारी आप एक तरह से समझ लीजिए कि तैयार है। तो वही बात है कि भाजपा सरकार तो चलाएगी, लेकिन खतरा पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछली बार जो खून इन्होंने चखा है, तो इस बार ये पूरा का पूरा मांस का लोथड़ा लेने के लिए जा रहे हैं, एक तरह से खाने के लिए, लेकिन कि अब हमें पूरा का पूरा चाहिए। पिछली बार इसलिए हुआ था क्योंकि
भाजपा ने एक्शन नहीं लिया था। शाहीन बाग ये पहले दिन खत्म कर सकते थे, इन्होंने उसको चलने दिया। इसी तरह से आपके जो जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन दूसरी बार डील किया, हाँ उसी तरह से पहली बार करते तो ये समस्या ही नहीं होती। अब बिल्कुल और पहली और बार में ही अगर चूंकि वो इन्होंने कर इतना देते। हल्के से इसको किया, तो अब उनके मुंह में खून लग गया। फिर वो सोचते हैं कि ये तो कमजोर है, कि हाँ, और इनको बिल्कुल, दबाओ। आप जितना सर चढ़ाते हैं, तो आप पहले आपके सामने आएगा, फिर आपके सर पे चढ़ेगा, फिर आप मौका देंगे कि सर पे चढ़ के आपको घुमाने लाएँगे, फिर वो आपके सर पे वो लोग क्या करेंगे, जितना भी वो करेंगे, वो सर पे फिर पेशाब करने लगते हैं। तो अब पेशाब भी ये लोग नहीं करेंगे, अब ये खून मतलब वो बोलते हैं ना, पेशाब से मतलब ये लोग अब खून चूसेंगे सीधा, एक तरह से समझ लीजिए कि तो वो आप करके, तो चूसने ये देंगे वाली तब ना। स्थिति इन्होंने। अब उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा नहीं चूसने देते हैं, वहां तो नहीं, किसी की उत्तर हिम्मत नहीं प्रदेश में होती। मुझे जी, उत्तर प्रदेश में मुझे अभी भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के कोई वहाँ तो टिकैत भी वहाँ जाके शांत हो जाता है। उसको दंगा करने के लिए बॉर्डर पे आना पड़ता है यहाँ पर। तो एक तरह से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ के रुख में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। उनका जो टोन है, उनका जो ये पूरा का पूरा है, ये चलता रहेगा एकदम। और ये जो लोग चला रहे हैं, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है मोदी वर्सेस योगी वाला, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बात योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि वो चूंकि वो जिस समाज से आते हैं, वो सवर्ण समाज से आते हैं, आप एक तरह से समझ लीजिए तो मुस्लिमों का वोट मिलना नहीं है उन्हें। तो एक बात है कि उन्हें भी नरेंद्र मोदी का साथ चाहिए, और नरेंद्र मोदी छोड़ दीजिए, भाजपा को भी योगी आदित्यनाथ का साथ बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और योगी योगी मॉडल की ये जो यूपी में जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, ये योगी आदित्यनाथ की हार नहीं है। हाँ, कुछ जगह बिजली कटती थी, लेकिन पहले तो बिजली रहती ही नहीं थी। तो अब तो ये शिकायत आ रही है कि बिजली आधे घंटे के लिए काट दिया, यहाँ भी काटते हैं। अब हो सकता है अभी मैं बात कर रहा हूँ और कट जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ भी काटते हैं, हर हर जगह काटते हैं बिजली। लेकिन पहले ये है कि मैंने लोगों से भी पूछा, तो बोले कि अब तो आधे घंटे काट लेते हैं, 1 घंटे काट लेते हैं। एक समय तो ऐसा था जब आती ही नहीं थी, आती थी तब खबर बनती थी, अब जाती है तब खबर बनती है कि बिजली चली गई है। तो योगी आदित्यनाथ का मॉडल, गवर्नेंस मॉडल, वो जारी रहेगा एक तरह से, और जैसे वो शासन कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है उन पे प्रेशर डाला जाएगा ऊपर से थोड़ा और वो सहिष्णु होने का। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि योगी बाबा इन सब चक्करों में पड़ने वाले हैं। उन्हें बहुत ज्यादा झमेला, बहुत ज्यादा जंजाल जो है वो पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और ये योगी आदित्यनाथ की हार यूपी में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दंगा कहाँ से आंदोलन ये लोग खड़ा कर देंगे, किस अगर वर्ग योगी को सड़क आदित्यनाथ पर की हार उतार नहीं है तो देंगे। किसकी हार है ये? तो ये तो मैं पूरी पार्टी भाजपा की हार है पूरी, एक तरह से समझ लीजिए कि अब जो भूपेंद्र चौधरी है, उन्होंने, मैंने सुना था, इस्तीफा भी पेशकश कर दिया है कि हाँ, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा कि मुख्यमंत्री को तो सब जानना है, भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है, आम आदमी तो छोड़ दीजिए, यूपी के कितने पत्रकारों को ही पता होगा कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष वहां कौन है। और दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो किसकी पसंद से बनाए गए हैं, और दोनों उप मुख्यमंत्री के क्षेत्रों में क्या प्रदर्शन रहा है भाजपा का, ये भी देख लीजिए। जो भाजपा के बहुत सही तरीके से वहां पे भी तरघात हुआ है। मुझे तो लगता है कि जैसे ये ब्रिजभूषण शरण सिंह वाले मामले को भी भाजपा ने ठीक से टैकल नहीं किया, न तो उसके साथ खड़े रहे और न इधर आए। तो जाट वोट भी गया इधर से, और उधर से ब्रिजभूषण शरण सिंह का समर्थक वोट वो भी गया। मैं शुरू से कह रहा था कि ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह से आप वचन ले लीजिए कि आप श्रावस्ती, गोंडा, फैजाबाद और वो कैसरगंज, ये 4 सीट आप पूरा का पूरा हमें जिता के देंगे। आपको जैसे करना है, जो करना है करिए, जिता के देंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक तरह से अयोध्या में उनकी रैली थी, और अयोध्या के साधु संतों से ब्रिजभूषण शरण सिंह के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वहां के जो अधिकतर साधु संत है वहां पे, अगर उन्हें भी हो सकता है लगा दिया जाता, उन साधु संतों को ही समाज में मोबिलाइज कर दिया जाता, तो कुछ ना कुछ इसका परिणाम, मतलब ये मेरा सिर्फ आकलन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्रह्म लेख है या ऐसा कुछ है। तो हो सकता है उसका कुछ परिणाम सही आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चूकें हुई हैं एक तरह से। और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को या अमित शाह को इसका अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी अंदाजा था। पहले चरण के बाद ही अंदाजा लग गया था इसका। ऐसा नहीं होता तो पहले चरण के बाद वो रेटरिक में अचानक से जो चेंज आया, नैरेटिव सारा बदल गया और भाषण के टोन बदल गए और पूरा का पूरा मुद्दा ही बदल गया, वो ऐसा नहीं होता। तो दोनों को एक तरह से पता था। नहीं तो धनंजय सिंह, ये सब टाइप के जो लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, या फिर वो अमेठी में, रायबरेली में जिनसे मिले थे, जो ब्राह्मण नेता है वहां के, मनोज पांडे शायद नाम है या कोई,
तो हर छोटे बड़े लोग से खुद अमित शाह जा के मिल रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि प्रतिष्ठा किसकी दांव पर थी। ये पूरी की पूरी है जब पार्टी एक तरह से समझ लीजिए कि हार है। और अभी मीडिया में भी चल रहा था इसकी पुष्टि, हालांकि मैं नहीं करूंगा और मैंने इंटरनली भी पता किया तो ऐसा बहुत कुछ नहीं पता चला कि 35 सीटें योगी बाबा के पसंद से नहीं दी गई थी, लेकिन मुझे ऐसा मतलब लगता है नहीं, समझ लीजिए। और हाँ, ये लोग मोहन यादव को इन लोगों ने सीएम बनाया, ये तो मूव भी पूरा का पूरा इसीलिए था। मध्य प्रदेश में तो यादव वोटर वैसा कोई है नहीं कि बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देगा, तो इन्होंने मोहन यादव को क्यों बनाया था? बिहार में और यूपी में जिस दिन मोहन यादव सीएम बने थे, बिहार में वो गाड़ियों के में प्रोजेक्टर लगा के गांव-गांव में घुमा के और दिखाया गया था उनका शपथ ग्रहण समारोह मोहन यादव का। और इसी तरह यूपी में भी लोगों को मोहन यादव के नाम से की रैली-वैली कराई गई थी हर जगह। काफ़ी रैली यूपी में उनकी कराई गई है, कोई फायदा नहीं हुआ। यादव मतदाता भी ने भी मुस्लिमों की तरह इस बार पूरा का पूरा सपा बार लास्ट में पूरा का पूरा वो करके वाइंड अप करता हूँ। अब देखिए इसमें है क्या, जैसे यूपी में मैंने कहा पूरी पार्टी की ये कलेक्टिव हार है। और दूसरी बात कि दंगे भड़काने के लिए मैं भी जिस बात पे आ रहा था, कहीं से भी भड़काया जा सकता है। कल जाट निकले थे, खालिस्तानी निकले थे, राजपूत निकले थे, कल को कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी समूह सड़क पे निकल सकता है और वो बोलेगा हमें हमारे अधिकार दो। वो एक बंटी और बबली एक फिल्म आई थी, मैं उसकी बात करते हुए थोड़ा बात खत्म करना चाहूंगा कि उसमें है कि मंत्री के पास कुछ नेता पहुंचते हैं, बोलते हैं कि हमें हमारी मांगे पूरी करो। वो बोलती है तुम्हारी मांगे क्या है भाई? तो ये बोलता है कि इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। मतलब वो बता ही नहीं पाता है कि उसकी मांग क्या है। तो इसी तरह की चीज होगी पूरी की पूरी, लेकिन वही है कि कॉमेडी नहीं होगा और हिंसा होगी। आपने अभी कहा कि बंगाल ये दिल्ली में आ गए थे और इन्होंने ठीक से वो नहीं निपटे, तो ठीक है वो यूपी में आएंगे निपट लेंगे, हो सकता है इस बार कड़ाई से दिल्ली में आगे निपट ले। वो बंगाल से निकल के आएंगे तो क्या किया जाएगा फिर? वो बिहार में बैठ जाएंगे तो नीतीश कुमार प्रेशर टैक्टिक्स करके वहां पे आपको उन पर कार्रवाई नहीं करने देंगे। वो आंध्र निकल वो आपके सहयोगी दल भी आपके विपक्षी ही है यहाँ पे, एक तरह से समझ लीजिए जहां तक नैरेटिव का मामला है। तो उन मामलों में जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, बहुत जी अच्छा नमस्कार। और विश्लेषण जो किया भी आपने। दर्शक देख रहे हैं, लास्ट में मैं थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूंगा कि अनुपम केसिंग करके मेरा भी यूट्यूब चैनल है, थोड़ा इधर भी आप आ जाए तो थोड़ा बिल्कुल वो मिलेगा। मैं भी थोड़ा बनाता रहता हूँ कभी कभी वीडियो वगैरह। चलिए, तो अनुपम जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार सर।